हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी अंजुम सर को, मुझे भी, कि जेएसए का जो एक आईटी सेक्शन है उसके लिए आप लोगों को क्लासेस मिले। जेएसए के लिए मैं आपको बता दूं, जीके पार्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर करवा दिया है। जो आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो अलग है थोड़ा सा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से, वो अंजुम सर ने कवर करवा दिया है। कंप्यूटर आप लोगों का ऑलमोस्ट कवर है। तो जो आईटी सेक्शन के लिए बच्चे डिमांड कर रहे थे, ये आप लोगों के लिए है। जेएसए का प्रॉपर आईटी का क्लासेस आप लोगों के लिए अंजुम सर लेके आएंगे। आज आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो हम लोगों ने आपको रिकमेंड किए हैं कि आप लोग ऑलीबोर्ड की ऐप से जेएसए का सारा नोट्स ले सकते हैं, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होंगी अंजुम सर की। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे जेएसए का भी सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो प्लेलिस्ट आप लोगों को हर एक मिल जाएगी। अब मेरी तरफ से इतना ही, आप लोग इजाज़त दीजिए। तो अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी अंजुम सर की। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम में आप लोगों को रिजल्ट लेके आना है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे, अच्छी तरह से होंगे। आपका जेएसए का जो सिलेबस रहता था, आज से हम वो इंशाल्लाह अल्टरनेटिवली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस के साथ साथ ही वो आगे बढ़ाएंगे। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज़ भी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट्स भी किए। कुछ लोगों ने तो धमकियां भी दी मुझे, ठीक है, कि सर आप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कमिटमेंट दी थी सिलेबस डिस्कस करते समय कि मैं आपका जेएसए का पोर्शन कराऊंगा। जिस तरह मैंने पहले स्टैटिस्टिक्स में आपका जेएसए का पोर्शन कंप्लीट कराया, इसी तरह मैं यहाँ पे भी आपका जेएसए का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से, कभी तो घर के कामों में या कभी तो सेहत ना ठीक होने की वजह से आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके साथ जो हमारी मोहब्बत है एज अ फैमिली, तो वो कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ जो कमिटमेंट दी थी, तो वो कमिटमेंट हम बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है। मुझ में बेलूस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम अगर चाहो तो मेरे सोचों की तलाशी ले लो। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जब तक ना आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। हमने पहले ही कमिटमेंट दी थी, ये नारा अभी भी हमारा कायम है, ठीक है। आपका जो जेएसए का सिलेबस है वो दो पोर्शंस में डिवाइड है। एक तो आपका कंप्यूटर नॉलेज है, अगर आप देखेंगे अपना जेएसए का सिलेबस। दूसरा आपका आईटी का पोर्शन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नॉलेज नियर अबाउट हमने 95% किया हुआ है। उसमें हमारे दो टॉपिक्स रह रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास अलगोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स रह रहा है। अपना सिलेबस अपने सामने आप रखें और फिर देखें। दूसरा टॉपिक हमारे पास रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन थोड़ा, ठीक है। ये तो हमने एक्सेस में किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा आप इसको और देखेंगे, इसमें कुछ कीज़ वगैरह। तो डेटाबेस मैनेजमेंट और अलगोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ये दो टॉपिक्स आपके कंप्यूटर नॉलेज में रह रहे हैं। मैंने इसीलिए एफए का कंप्यूटर पोर्शन पहले स्टार्ट किया, ताकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका ये जो जेएसए का सिलेबस है नियर अबाउट ये 60% ओवरऑल हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये दो टॉपिक्स के बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आईटी का पोर्शन है। आईटी के पोर्शन में भी नियर अबाउट 40% हमने किया है, जो मैंने सिलेबस डिस्कस करते समय आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें, जहां मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया और मैंने बताया कि कौन कौन सा पोर्शन अब इसमें रह रहा है। नियर अबाउट 60% अब इसका आईटी का रह रहा है। पहले हम कंप्यूटर नॉलेज के दो टॉपिक्स जो रह रहे हैं, एक अलगोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन। ये दो टॉपिक्स पहले हम कराएंगे आपको कंप्यूटर नॉलेज की। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज कंप्लीट, और उसके बाद हम मूव करेंगे फिर आईटी पे, ठीक है। आपका आईटी पोर्शन जो है, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर कंप्यूटर नॉलेज पे ही है, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं कंप्यूटर सेक्शन के, तो कंप्यूटर सेक्शन जो आपका चाहे जेएसए का हो या एफए का हो, ये सेम ही है। इसमें खाली ये दो टॉपिक्स एडेड है। इन दो टॉपिक्स को आप कंप्यूटर पोर्शन के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे अलगोरिथम होता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलगोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको डिवाइड करना सब प्रॉब्लम्स में, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ढूंढना उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको दी जाती है, इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपने किसी प्रोजेक्ट पे या किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है। इस टॉपिक पे रिसर्च करने से पहले आपको ये देखना होगा कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम कैसे करूं, स्टार्ट कहां से करूं और एंड तक
किस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो करूँ मैं, ताकि मुझे एंड रिजल्ट्स मिले, मुझे फाइनल रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले, जो मैं चाहता हूँ रिजल्ट्स वही रिजल्ट्स मुझे मिले। ठीक है, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से करने को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक, देखिए इसको कभी कभी लॉजिक ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ये है, कहते हैं ना, द वेरी अनकॉमन थिंग अबाउट द कॉमन सेंस इज दैट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। जब भी आप कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं, या अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट है तो प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं, सबसे पहले जो आपको सर पढ़ा रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपने पहले अपना लॉजिक डेवलप करना है। लॉजिक यानी कि एनालिटिकल स्किल आप में होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को देखें तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको 3 नंबर्स दिए A B and C। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास, आपने मुझे बताना है इन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर कौन है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने इस प्रॉब्लम, ये आपके सामने प्रॉब्लम है, आपने बताना है 3 नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आपने यहाँ इसका लॉजिक पहले देखना है। ठीक है, तो जो ही आप लॉजिक देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से ही इसको सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले आप देखेंगे ए और बी को कंपेयर करेंगे, इनमें से कौन सा बड़ा है। मान लीजिए इसमें ए बड़ा है, तो इसके बाद ए को सी से कंपेयर करेंगे। अगर ए सी से भी बड़ा है तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ए जो है सबसे बड़ा है इन 3 नंबर्स में। ठीक, अगर दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपके पास ए बी सी है, अगर आप ये देखेंगे कि ए और बी को कंपेयर करेंगे, ए जो है ये बड़ा है बी से। ठीक है, अब आपने सी के साथ ए को कंपेयर करना है क्योंकि 3 नंबर्स है। इसके बाद आप ए को सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सी जो है सी ए से बढ़कर है। ठीक है, ए जो है ये सी से लेकिन छोटा है, बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। आप यहाँ कहेंगे कि सी जो है ये लार्जेस्ट नंबर है। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ आपके पास जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को हमने स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम से नहीं डरना है, बल्कि उस प्रॉब्लम को जो है डिवाइड करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देख लीजिए डेफिनेशन से कि एल्गोरिथम है क्या। तो एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ हाउ टू अराइव एट द सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, उसको ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, कभी कभी इट्स आल्सो नोन एज लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, इसी को तो लॉजिक कहते हैं। ठीक है, किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसी को तो लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम को आप लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम भी कह सकते हैं, या आप कहेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गोरिथम के? देखिए, जो ही आप एल्गोरिथम लिखते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं। देखिए, पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड अम्बिगुअस। आप यहाँ पे जो स्टेप्स बना रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टेप जो है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक ही बारी में लिख रहे हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी। ये स्टेप है, ये कंफ्यूजिंग स्टेप है। ठीक है, अगर आपने ये डिवाइड करना है तो आप इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। वो स्टेटमेंट, वो स्टेप एल्गोरिथम में जो जिसका 2 मीनिंग हो सकता है, ठीक है, जो कंफ्यूजन में डाल सकता है, जो डायलेमा में डाल सकता है, जो कैच 22 सिचुएशन में आपको डाल सकता है, उस स्टेप को यहाँ पे एल्गोरिथम में नहीं लाना है। बिल्कुल आसान शब्दों में इसको पेश करना है ताकि आपको कल उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि हर एक इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए और उसमें कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डायलेमा नहीं होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ईच इंस्ट्रक्शन शुड एग्जीक्यूट इन ए फाइनाइट टाइम। हमारा इंस्ट्रक्शन इतना बड़ा होना चाहिए कि ये एक फाइनाइट टाइम में सॉल्व हो जाए। अगर मैंने इंस्ट्रक्शन इस तरह से बनाई, ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी इज़ ग्रेटर दैन डी इज़ ग्रेटर दैन ई, ये इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा बना। आप देखिए यहाँ पे कितने कंपेरिजन करने पड़ेंगे कंपाइलर को। ठीक है, तो ये कंपेरिजन अगर करने पड़ेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करना है, और अगर आपने ये भी बीच बीच में चेक करना है कि मेरे रिजल्ट बीच जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है क्या वो
सही आ रहे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो हर एक स्टेप बना रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा भी टाइम ना लगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, देयर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने इनको स्टेप्स में डिवाइड किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको आप इस तरह से स्टेप्स में डिवाइड करें कि ये इनफाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बने, ठीक है। इनफाइट नंबर, कभी कभी इसको इनफाइनाइट लूप भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको इतने स्टेप्स में बढ़ाते हैं कि ये प्रोग्राम का जो है सोल्यूशन जो है हम उस पर आ ही नहीं जाते हैं, बल्कि इनफाइनाइट में ही चलता है ये स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप्स कभी खत्म ही नहीं होते, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट स्टेप्स। लेकिन ये जो हमारा एल्गोरिथम है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, रिजल्ट चाहिए, तो हमें इन स्टेप्स को इतना ही रखना है ताकि हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाए। क्लियर। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, गिने चुने स्टेप्स होने चाहिए, ज़्यादा स्टेप्स में नहीं होने चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट शुड बी ऑब्टेन्ड। और जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ, लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करते हैं, इसमें डिजायर्ड रिजल्ट आना चाहिए। जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट। ऐसा नहीं है मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है कि a+b आपने करना है, तो जो आप रिजल्ट दे रहे हैं मुझे ठीक है, तो a+, अगर ये 2 है ये 3 है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है 1, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना कि प्लस हो रहा है, तो ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, बल्कि डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, मेरे पास 5 डिजायर्ड रिजल्ट है। जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रिजल्ट होना चाहिए। ये होना चाहिए खूबी किसकी, एल्गोरिथम की, ठीक। आप देख लीजिए इस एल्गोरिथम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को हमने सब डिवाइड किया, एल्गोरिथम में स्टेप्स में डिवाइड किया। अब हम इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम इसको प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम की सूरत में लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक। आपने कोई एल्गोरिथम लिखा, इसको आप प्रोग्राम में भी इसको प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फ्लो चार्ट, आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक, आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा है सीडो कोड, या आप इसको कोड और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। क्लियर। देखें, अब देख लीजिए सर, ये जो आप अभी बता रहे हैं ना हमें एल्गोरिथम, ये फ्लो चार्ट, ये प्रोग्राम, ये सर के ऊपर से जा रहा है। प्रोग्राम तो फिर भी समझ आ रहा होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर्स मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये फ्लो चार्ट और सीडो कोड ये तो सर के ऊपर से जा रहा है। अब आपको आ जाएगा समझ। देखें एल्गोरिथम क्या होता है। मैं एक एल्गोरिथम बनाऊंगा। अब आपको डेफिनेशन समझ आए, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मेरा ये एल्गोरिथम लिखना है, इस पे हाउ टू मेक टी, मुझे चाय बनानी है, चाय बनाने का सर क्या एल्गोरिथम है, ठीक। चाय बनाने का एल्गोरिथम ये है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, यू विल पुट द केटल ऑन द गैस, गैस पे आप एक केटल रखेंगे जिसमें आप चाय बनाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, यू विल स्विच ऑन द गैस बर्नर, उसके बाद गैस को ऑन भी करना है, ऐसे खुद ब खुद चाय तैयार नहीं होगी, तो गैस को जो ही आपने ऑन किया, उसके बाद तीसरा स्टेप आपका ये रहेगा कि उसमें आप थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी टी लीव्स ऐड करेंगे, और उसके बाद जो मैं ऐड करता हूँ, पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं, सिनेमन और कैडमन, जो लौंग क्या कहते हैं, इलायची वगैरह, ठीक है, वे तो लौंग में वो लच्ची तेरे पीछे गवाची है ना, वो कोई सॉन्ग, तो इसमें इलायची वगैरह या जो है चाय पत्ती वगैरह ऐड करेंगे, और उसके बाद आप मिल्क इसमें ऐड करेंगे, फाइनली इसमें शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा शुगर ना लें, और इसके बाद आपकी जो चाय है वो रेडी है। देखिए हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था चाय हमारे लिए बन जाए, ठीक है, और उसका ये प्रोसीजर है चाय बनाने का। किसी भी काम के प्रोसीजर करने को, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करने को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये बन गया आपके लिए एल्गोरिथम, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम को मैं 3 सूरतों में लिख सकता हूँ। ये एल्गोरिथम आपको समझ आए, और एक एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूँ जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। देखें, हमें एक एल्गोरिथम लिखना है, हाउ टू गेट ए गाय मैरिड, ठीक है, हमें एक लड़के की शादी करनी है, इसके लिए क्या एल्गोरिथम है, ये आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। सर आपने तो दिल की बात छोड़ दी, दिल की तार छोड़ दी, इमोशनल कॉर्ड आपने हिट कर दी। देखिए शादी का क्या एल्गोरिथम है। देखिए सबसे पहले हमने देखना है मिडिल में, पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप 1 में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लड़का और लड़की जो है एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, पसंद करनी चाहिए। अगर इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, अगर पसंद किया तो इसके बाद क्या होता है, निकाह वगैरह होता है, शादी होता है। इसके बाद लड़का ना घर का ना घाट का, और जो कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक में लेना इसको। इसके बाद अगर इनको एक दूसरे से ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे और एक स्टेप हमारे पास बनता है कि यहाँ पे फिर से मिडल मैन का काम शुरू होता है,
ठीक है, और उसके बाद ये अलगोरिदम आगे जाएगा। फाइनली ये अलगोरिदम तब तक चलेगा जब तक लड़के की शादी ना होगी। तो ये है अलगोरिदम शादी करने का, ठीक है। किसी भी काम का आप अलगोरिदम बना सकते हैं। अब जब आपने अलगोरिदम बनाया, मैंने आपको बताया कि अलगोरिदम बनाने के बाद आपको जो करना है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 सूरतों में। इसको आप प्रोग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास जावा है, हमने पढ़ा, जो हमारे पास है मशीन लेवल लैंग्वेजेस है, उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेजेस है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस है। आप इसको जावा में लिख सकते हैं, इस प्रोग्राम को, इसको आप जावा में लिख सकते हैं, इसको आप C++ में लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वेंडिंग मशीन्स है, हमारे पास जो वेंडिंग मशीन्स है, जो हमें चाय बना के देते हैं मशीन्स, उन मशीन्स में ऐसे ही अलगोरिदम डाला गया होता है, लेकिन प्रोग्राम के सूरत में। एक तो ये तरीका, आप इनमें से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस अलगोरिदम को लिख सकते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चलेगा। दूसरा ये प्रोसीजर है, आप इसको फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप बना सकते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है वो गैस ऑन करना है, ठीक है, पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद गैस ऑन करना है, उसके बाद आपने केटल रखना है, उसके बाद बर्नर ऑन करना है, उसके बाद जो है टी लीव्स इसमें ऐड करने हैं, वाटर ऐड करना है, ठीक है। ये आपका बन गया फ्लो चार्ट। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता दूं, जो हमने आगे पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लो चार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है ये इसको रिप्रेजेंट करने का, पहला क्या था, प्रोग्राम, दूसरा ये है, तीसरा है सीडो कोड। तो सीडो कोड में हम क्या करते हैं, हम कोड्स यूज करते हैं, ठीक है। कोड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेप 1 का कोड रखता हूँ केटल, ये मैंने इसका कोड रखा, ठीक है। दूसरे का मैंने कोड रखा गैस, यानी कि गैस को मुझे ऑन करना है। तीसरे का मैंने कोड रखा कि वाटर, या ADD वाटर, ठीक है, ऐड वाटर। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ अपने कोडेड फॉर्म्स में, अपना सिंबल्स में बना सकता हूँ, जिनको हम कभी कभी सीडो कोड्स भी कहते हैं, जिनको हम कभी कभी सिंबल्स भी कहते हैं, जिनको हम कभी कभी निमोनिक्स भी कहते हैं। तो इस अलगोरिदम को मैं 3 सूरतों में लिख सकता हूं। अब आपको क्लियर हुआ क्या है अलगोरिदम, किस किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें, अगर ग्राफिकल सूरत में हम इसको बनाएं तो हम इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, अगर हम इसको सीडो कोड की सूरत में लिखें, अपने कोड्स बनाएं इसके लिए, तो तब हम इसको सीडो कोड कहते हैं, ठीक है, या इसको हम कभी कभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। सीडो कोड्स यानी कि फॉल्स कोड्स, निमोनिक्स जिनको हम कहते हैं। देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि अलगोरिदम क्या होता है, क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से हम अलगोरिदम बनाते हैं। इसके बाद हमें हमारे जो सिलेबस में है, ना तो सीडो कोड आपके सिलेबस में है, ना ही आपके सिलेबस में है कि प्रोग्राम्स वगैरह किस तरह से बनाते हैं। आपके सिलेबस में फ्लो चार्ट मेंशन किया गया है। अब हम देखेंगे, ये एक रिप्रेजेंटेशन है अलगोरिदम की, कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है। देखिए, पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अलगोरिदम। एक अलगोरिदम को अगर हम पिक्टोरियल सूरत में या ग्राफिकल सूरत में बना दें, उसको रिप्रेजेंट करें, उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द फ्लो चार्ट फॉर एन अलगोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जहां पे हमारे पास एक अलगोरिदम होता है, इस अलगोरिदम को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इस अलगोरिदम को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लो चार्टिंग, ठीक है, फ्लो चार्टिंग, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं फ्लो चार्टिंग। अब आपको समझ आया, फ्लो चार्ट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लो चार्टिंग, क्लियर। चलें, हमारे पास अब फ्लो चार्ट बनाने के क्या क्या सिंबल्स है, ये सिंबल्स आपने याद रखना है, तो आपका फ्लो चार्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्लो चार्ट का टॉपिक। सबसे पहले ये टर्मिनल जब हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट की, तो सबसे पहले ये हमारे पास टर्मिनल रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट को भी, ये रिप्रेजेंट करता है स्टॉप को भी, ये रिप्रेजेंट करता है पॉज को भी। जब भी हमारे पास टर्मिनल आ जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग टर्मिनल हो, चाहे वो स्टॉप टर्मिनल हो, चाहे वो हॉल्ट करना हो या पॉज करना हो, तीनों जगहों पे हम ये टर्मिनल यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को, क्लियर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट और आउटपुट को। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे मुतमईन रहे। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसिंग को, ठीक है। जो ही आपने प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल से। इसके बाद हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो। फॉर एग्जांपल, आपने ए और बी जो है इनको कंपेयर करना है, ठीक है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ये आपके पास जो सिचुएशन आई, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस सूरत में,
कंडीशन, जब हमारे पास कभी भी कंडीशन हो जहाँ पे आपने डिसीजन लेना होगा, जहाँ पे आपके पास दो रास्ते हो, मैं इस रास्ते जाऊँ या मैं इस रास्ते जाऊँ, उसको हम कंडीशन कहते हैं, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जो ही आपने डिसीजन मेकिंग करनी होगी प्रोग्राम में, जो ही अपने एल्गोरिथम में डिसीजन मेकिंग करनी है, तब आपने ना तो इसको यूज़ करना है, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ये खाली प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपने रोम्बस से इसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है जहाँ पे हम लाइंस भी ड्रा करते हैं फ्लो चार्ट बनाते समय, इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। कहाँ से कंट्रोल जा रहा है, कहाँ फ्लो कहाँ से जा रहा है, क्या वो राइट जा रहा है, क्या वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, या फिर वो अपवर्ड्स जा रहा है, इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। इसके बाद अगर आपका जो है फ्लो चार्ट, छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए तो फ्लो चार्ट हम छोटे एक पेज पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभी इतने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बैंक का हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। कस्टमर का मॉड्यूल अलग, मैनेजर का मॉड्यूल अलग, ब्रांच मैनेजर का मॉड्यूल अलग, उसके बाद लोन जो ले रहे हैं उनके लिए अलग मॉड्यूल। तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स रहते हैं। ये प्रोग्राम, ये जो हमारे पास फ्लो चार्ट रहता है, ये एक ही पेज पे नहीं बनता है, इसके लिए मल्टीपल पेजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जहाँ हमने बहुत डिटेल के साथ फ्लो चार्ट बनाना होता है, वहाँ पे अगर हम दूसरे पेज पे जाना चाहें तो हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं, जिन कनेक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम एक पेज पे अगर दूसरे पेज पे जाएं तो आप इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे पास सिंबल्स। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकैपिचुलेट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए, ये बबल जो हमारे पास है, ये टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और पॉज को। ये हमारे पास पैरेललोग्राम जो है ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल हमारे पास प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिसीजन मेकिंग का कोई मसला हो या कंडीशन हो कहीं पे, तो वहाँ पे हम रोम्बस इस्तेमाल करते हैं। फ्लो किस तरह कहाँ से कहाँ जाता है, इसके लिए फ्लो लाइन इस्तेमाल करते हैं। अगर एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना है तो उसके लिए कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये है फ्लो चार्ट्स, इनको आप याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। अच्छा, अब आपने देखना है कि कैसे फ्लो चार्ट, अभी अभी हमने ऊपर एक एल्गोरिथम लिखा, ठीक है, वो शादी वाला नहीं, वो सहन से निकाल दो। अभी जो हमने ऊपर लिखा एल्गोरिथम की चाय कैसे बनानी है, उस चाय बनाने का हमने जो एल्गोरिथम लिखा, उसी चाय बनाने का एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे अब फ्लो चार्ट में। सर कैसे होगा ये मैं बता दूंगा। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो ही हम कोई स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं बबल से, टर्मिनल से, जो मैंने आपको बताया। तो पहले हम एक बबल डालेंगे ऊपर, इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद पहला स्टेप जो हमने करना है वो हमने इनपुट लेना है। क्या क्या इनपुट लेना है? एक तो देखें, अब जो फ्लो चार्ट में है हम यहाँ पे माइन्यूटली हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे कि गैस को ऑन करना है, ठीक है, वो आपको पता ही है। फ्लो चार्ट में हम वो चीज़ें जो मोटे मोटे चीज़ें होते हैं ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम फ्लो चार्ट में वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो पहले इनपुट में हमने क्या लेना है, इनपुट में हमें वाटर भी लेना है, इनपुट में हमें टी लीव्स भी लेने हैं, इनपुट में हमें कैडमन, सिनेमन वगैरह लेना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने इनपुट में लेना है, इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम की सूरत में, ठीक है। और फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद प्रोसेसिंग होगी ना, तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ प्रोसेसिंग में लिखा है बॉयल इट वेल। जो ही आपने इसमें चाय पत्ती डाली, उसके बाद इसको बॉईल करना है बहुत देर तक, ताकि वो चाय जो है बाहर निकल के आ जाए, ठीक है, उसका कलर निकल के आ जाए। इसके बाद फ्लो आगे जाएगा, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन आती है। कंडीशन किस तरह मैं इस्तेमाल करूँ, मेरे पास कंडीशन है। अब आप पूछ लेंगे जिसके लिए आप चाय बना रहे हैं, या अगर आप कोई आपके साथ है दोस्त वगैरह, तो उससे आप पूछेंगे, जनाब आप ब्लैक टी पियेंगे या आप मिल्क वाली टी पियेंगे, ठीक है, आप दूध वाली चाय पियेंगे या ब्लैक टी पियेंगे। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन कि मैं इसमें दूध डालना है या दूध नहीं डालना है। अगर आपने दूध नहीं डाला, उसने कहा नहीं मुझे दूध नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, किसकी तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशंस है। नो, ही डजंट वांट ऐड मिल्क टू इट, जब वो मिल्क ऐड नहीं करना चाह रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, आपकी चाय जो है, ब्लैक टी जो है वो रेडी होगी। तो ब्लैक टी भी हमारे पास आउटपुट में आ गई, क्या आ गई, आउटपुट में आ गई, इसलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये मेरा आउटपुट हुआ। इनपुट को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास आउटपुट आया ब्लैक टी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है इस फ्लो चार्ट को। और एक सिचुएशन ये है कि मान लीजिए अब इसने कहा नहीं मुझे जो है दूध वाली चाय चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे सिचुएशन हमारे पास आ गई, यहाँ पे यस की तरफ जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, यस होगी कंडीशन, तो यहाँ पे आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे,
ठीक है। जो ही आप मिल्क ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे आप इसको 2 स्टेप्स में लिख सकते हैं। आप इसको एक में मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से एक में मिल्क ऐड करेंगे और दूसरे स्टेप में आपके पास चाय रेडी होगी आउटपुट में, ठीक है। एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। यहाँ पे मुझे एक जो है पैरेललोग्राम ऐड करना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आप याद रखें, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो ही आपने यस किया यहाँ पे, नहीं मुझे मिल्क चाहिए, इसके बाद आप इनपुट लेंगे। इनपुट में क्या लेंगे, आप मिल्क लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके पास मिल्क टी जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये आउटपुट हो जाएगा आपके लिए और इसके बाद आप इसको स्टॉप करेंगे। ये है प्रोसीजर, किस तरह से हम अलगोरिदम को कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट में, ठीक है। क्लियर है ये बात। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये नहीं पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा इसका फ्लो चार्ट बना दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्यूज़ मी, स्टार्ट करते हैं हम टर्मिनल से, स्टॉप भी करते हैं टर्मिनल से। इसके बाद हम जो है इनपुट लेते हैं, उसके लिए हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद जब हमें कंडीशन कोई आती है तो उसके लिए हम रोम्बस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन में हम 2 तरह से कंडीशन तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 रास्ते हो, ठीक है, 2 डिसीजंस हो, तो उस सिलसिले में हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम से ही, और फाइनल में हम इसको बबल से स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे भी हम इनपुट ले सकते हैं या आउटपुट जो हमारे पास आ सकता है उसको भी पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनली में हम स्टॉप करेंगे इस बबल से। तो ये है अलगोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने का तरीका। आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आते हैं ना, जब हम SRS बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जब हमारे पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स का जो होता है ना फ्लो चार्ट, वो इतना दिमाग ख़राब करता है कि समझ नहीं आता है कहाँ से कहाँ जाए। लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इंट्रो है, किस तरह बनाते हैं हम फ्लो चार्ट, क्या होता है फ्लो चार्ट, ये आपके सिलेबस में है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है, ये 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला मैक्रो फ्लो चार्ट। मैक्रो फ्लो चार्ट क्या होता है, जहां पे हम मोटे मोटे चीज़ों का ही जिक्र करें। जैसे मैंने अभी जो ऊपर फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें मैंने ये जिक्र नहीं किया कि आपने गैस को ऑन करना है, यहाँ पे मैंने कहीं पे जिक्र नहीं किया कि गैस को ऑन करना है। लेकिन अगर आप खाली ऐसे चीज़ों को मेंशन करेंगे जो मोटे मोटे चीज़ होंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे, ब्रॉड डिटेल्स में ना जाए, तो उससे हम कहते हैं मैक्रो फ्लो चार्ट, ठीक है। जहाँ पे हम जो है मोटे मोटे चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही जिक्र करें फ्लो चार्ट में, उसको हम कहते हैं मैक्रो फ्लो चार्ट। आउटलाइन इज मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, और इसको कहते हैं ब्रॉड डिटेल्स ओनली। इसमें ब्रॉड डिटेल्स ही चाहिए हमें, ठीक है। हर एक माइन्यूट चीज़ को यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना है फ्लो चार्ट में। उस फ्लो चार्ट को हम कहते हैं मैक्रो फ्लो चार्ट, और ऐसे फ्लो चार्टिंग को हम कह देंगे माइक्रो फ्लो चार्टिंग, जहाँ पे हम खाली जो है ब्रॉड डिटेल्स ही मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे फ्लो चार्ट में। हर एक माइन्यूट चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन ना करें, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है रिप्रेजेंट ना करें। तो यहाँ पे देखें मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये भी तरीका है, मैं अलग अलग ऐड कर सकता है। पहले मैं वाटर ऐड कर सकता है, इसके लिए अलग इनपुट। इसके बाद मैं जो टी लीव्स ऐड करता है, इसके लिए अलग इनपुट, ठीक है। इसके बाद कैडामन सिनामन, इसके लिए अलग इनपुट, ठीक है। तो ये मैं अलग 3 इनपुट्स ले सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ही इनपुट लिया ब्रॉड में, ठीक है। तो ब्रॉड डिटेलिंग में जब आपने जाना है, जब हमने खाली इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को ही मेंशन करना है, तो उसके लिए हम माइक्रो फ्लो चार्टिंग, उसको हम कहते हैं माइक्रो फ्लो चार्टिंग, या उस फ्लो चार्ट को हम कहते हैं माइक्रो फ्लो चार्ट। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि मैं हर एक माइन्यूट चीज़ को भी मेंशन करूं। यहाँ मैं 3 पर जो है पैरेललोग्राम बनाऊं, टी के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, कैडामन सिनामन के लिए अलग, ठीक है। तो ये जो मैं अलग अलग की डिटेल्स देता हूँ, यहाँ पे माइन्यूटली इन चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे माइक्रो फ्लो चार्ट। जहाँ पे हर छोटी सी छोटी चीज़ को मेंशन किया जाता है, उसको हम माइक्रो फ्लो चार्ट कहेंगे। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रो फ्लो चार्टिंग। द प्रोसेस ऑफ मेंशनिंग कंप्लीट डिटेल्स और शोइंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द एल्गोरिथम इन फ्लो चार्ट इज कॉल्ड द माइक्रो फ्लो चार्ट, जहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ को मेंशन किया जाता है। अगर मोटे मोटे चीज़ों को ही, उसको हम कहेंगे मैक्रो। अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी मेंशन किया जाए, डिटेल में किया जाए, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो फ्लो चार्ट, ठीक है। देखें, शोज कंप्लीट डिटेल्स और गिव्स थॉरो व्यू, इसमें थॉरो व्यू मिलता है हमें हर एक चीज़ का। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट बनाने के हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं।
हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये हमें देता है प्रोग्रामिंग के कुछ गाइडलाइंस, किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाए। ऐसा नहीं है कि हर एक शख्स अपनी तरह से प्रोग्राम बनाए। मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ अपनी तरह से बनाता हूँ, दूसरा जो है वो अपनी तरह से प्रोग्राम बनाता है। कल अगर मैं उसके प्रोजेक्ट पे काम करने लगूँ तो मुझे उसका प्रोग्राम समझ ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर मैं किसी प्रोग्राम पे काम करूँ, कल मेरा जो प्रोग्राम है अगर कल यूएसए के किसी बंदे के पास चला जाए, चाइना के किसी बंदे के पास चला जाए, वो उस प्रोग्राम पे काम कर सकता है। ऐसे हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए, ऐसे हमारे पास स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड रूल यही देता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये हमें बताता है कि कौन कौन से गाइडलाइंस आपने फॉलो करने हैं वाइल फॉर्मिंग द फ्लो चार्ट। जब भी आप फ्लो चार्ट को बना रहे हैं, जब भी आप फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कौन कौन से रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला गाइडलाइन ये है कि चार्ट मेन लाइन ऑफ लॉजिक देन इनकॉर्पोरेट डिटेल्स। पहले आपने मेन लॉजिक बताना है, मुझे चाय बनानी है तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और फाइनल मेरा एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट मेरा चाय होना चाहिए। तो ये लॉजिक जब हमने बनाया कि मुझे स्टार्ट करना है और मुझे फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, फाइनल एंड प्रोडक्ट मुझे चाय चाहिए। फिर हमने आगे देखा कि हमें ब्लैक टी चाहिए या हमें जो है मिल्क टी चाहिए। ये हम फिर बाद में ही डिसाइड करते हैं। पहले हमने देखना है कि मेन चार्ट लाइन जो है वो क्या है, मेन लॉजिक क्या है, प्रोग्राम का एल्गोरिथम का मेन लॉजिक क्या है, पहले हमने वो देखना है। दूसरा, डू नॉट चार्ट एवरी डिटेल इन फ्लो चार्ट। हर एक डिटेल को आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, यानी कि माइक्रो फ्लो चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मैक्रो इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को आपने फ्लो चार्ट में मेंशन नहीं करना है, उससे आपके फ्लो चार्ट में जो है इतनी डिटेल्स आ जाती हैं, फिर उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने खाली मोटे मोटे चीज़ों को मेंशन करना है, खाली फ्लो को मेंशन करना है, उससे आपका फ्लो चार्ट जो है ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तीसरा, यूज़ इजी एंड कॉमन स्टेटमेंट्स। इसमें जो आप स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इजी होने चाहिए और दूसरे को समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं आप अलग अलग ही अपना कोड स्टार्ट कर दें, ठीक है। सबट्रैक्ट के लिए जो है आप इस एसयू जो है एसयू से रिप्रेजेंट करें, ऐड के लिए आप एडी से रिप्रेजेंट करें। ऐसा होना चाहिए हमारे पास। अगर निमोनिक्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम एडीडी लिखते हैं ऐड के लिए, सबट्रैक्ट के लिए एसयूबी लिखते हैं। आपने अपना जो है ना घर का कोड यहाँ पे नहीं बनाना है, बल्कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है जो कॉमनली यूज़ होता है, उन्हीं कॉमन स्टेटमेंट्स को आपने भी यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग नेम्स एंड वेरिएबल्स। अगर आप नेम्स और वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ्लो चार्ट में तो उनको कंसिस्टेंटली वही यूज़ करना है। अगर आपने ए ऊपर वेरिएबल यूज़ किया तो नीचे भी आप उस ए को ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में आप उस ए को जो है रीनेम करेंगे बी से, फिर बी से नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आप नाम दे रहे हैं या वेरिएबल्स के, ठीक है, या कॉन्स्टेंट्स के, उन नाम को आपने जो है बरकरार रखना है, कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, ताकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन आगे ना हो जाए। और एक चीज़ ये है कि गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। या तो आपने लेफ्ट टू राइट जाना है फ्लो चार्ट में, या आपने टॉप टू बॉटम जाना है। ऐसा नहीं आपने बॉटम से ही स्टार्ट किया, पहले आउटपुट ही निकाला, उसके बाद जो है आपने ऊपर प्रॉब्लम निकाली। ऐसा तरीका नहीं है, बल्कि आपने टॉप टू बॉटम जाना है या आपने राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है। इसके बाद यूज़ कनेक्टर्स टू जॉइन टू पेज। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज पे अगर आपका फ्लो चार्ट बनता है तो उस सिलसिले में आपने कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। कि मैंने यहाँ पे कनेक्टर बता दिया, इसका मतलब है यहाँ से आगे जो मेरा बाकी फ्लो चार्ट है वो दूसरे पेज पे है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्टर्स का इस्तेमाल करें वहाँ पे। अगर आप कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे आपका फ्लो चार्ट जो है इसी पेज पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। ये है कुछ जनरल गाइडलाइंस जो एनसी ने हमें दी थी, किस तरह से आप फ्लो चार्टिंग जो है करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है फ्लो चार्ट बनाने के। सबसे पहला एडवांटेजेस है कि कम्युनिकेशन बेहतर होता है। अगर आप किसी शख्स को बताएंगे ऐसे, वर्बली आप किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, दिन भर उसको प्रॉब्लम समझाते रहो, उसको समझ नहीं आ जाएगी वो प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अगर आप इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये बता के देंगे कि इस तरह से पहले आपने करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये डिज़ाइन जो है, ये आसान करता है काम को। देखिए, अगर आपने मकान बनाना है तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, तो आर्किटेक्ट आपको एक डिज़ाइन देता है। ये डिज़ाइन आप अपने पास रखते हैं। ये लॉबी होगी, ये मेरे पास जो है गेस्ट रूम होगा, ये होगा मेरे पास बेडरूम, ये आपके पास डिज़ाइन तैयार होता है। इस डिज़ाइन को सामने रखता है आपका कारपेंटर, उसके बाद काम जो मिस्त्री होता है वो इस पर काम स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफिकल कहते हैं ना, वन फोटोग्राफ इज वर्थ देन
मिलियन बुक्स, ठीक है। एक फोटोग्राफ जो है वो बहुत सारी बुक्स से ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, इससे आपको ज़्यादा कम्युनिकेट होती हैं चीज़ें। और एफिशिएंट एनालिसिस, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंथेसिस होगा वो इफेक्टिव सिंथेसिस होगा, यानी कि जो उसमें एंड प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो इफेक्टिव प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उसमें आपने हर जगह पे फ्लो को फॉलो किया है, हर जगह पे एनालाइज किया है। उसके लिए आपको जो आप जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, आप जो एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप जो डिजायर्ड जो आपका रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल आपके इफेक्टिव होते हैं, बिल्कुल एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट कोडिंग, इसमें देखिए हर बार जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया जाता है, पहले हम उसका एल्गोरिथम तैयार करते हैं सबसे पहले, कि पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम करें। जब भी हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किया, नेक्स्ट हम हमारे पास इवन कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी ये काम फॉलो होता है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है कि हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट्स तैयार किए जाते हैं। जो ही फ्लो चार्ट्स तैयार किया, एक डिज़ाइन दिया जाता है, यही डिज़ाइन दिया जाता है प्रोग्रामर्स को कि आपने इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करना है, और उसके बाद आपने जो है कोड तैयार करना है। इसके बाद ही कोडिंग होती है, फिर फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही जो ही कोडिंग होती है। उसके बाद अगर आप कोडिंग आप करते हैं, उसके बाद अगर कोड में कहीं पे भी बग आया, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एरर आ गया, तो उसको डिबगिंग करने के लिए भी आप फ्लो चार्ट को रेफर कर सकते हैं कि कहीं फ्लो में मेरा फ्लो चार्ट में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि कोड में आपने हर एक लाइन में जाना है। तो यहाँ फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में किस तरह से हमारा डिज़ाइन है, उस हिसाब से आप फ्लो चार्ट को देख सकते हैं अगर आपने डिबगिंग करनी होगी। अगर आपने ये देखना होगा इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो अगर आपने देखना है आसान तरीके से कि प्रोग्राम जो हमने लिखा है, कोडिंग जो हमने की है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो फ्लो चार्ट आपको ज़्यादा व्यू देगी एज कम्पेयर टू कोड, ठीक है। तो ये बड़ा आसान तरीका है डीबग करने का, यानी कि बग को रिमूव करने का या एरर को रिमूव करने का। और एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग, इसके बाद टेस्टिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डिज़ाइन तैयार होता है, फ्लो चार्ट आपने बना दिया, एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट के बाद कोडिंग होगी, ठीक है। कोडिंग के बाद रहता है हमारे पास टेस्टिंग, ठीक है। टेस्ट हो जाता है कि मैंने जो कोड लिखा ये सही है कि नहीं, इसी में हमें जो है बग्स वगैरह का पता चलता है, इसी के बाद ही फिर डिबगिंग स्टार्ट होती है अगर कोई गड़बड़ होगी। तो टेस्ट जो होता है, टेस्टिंग के लिए भी हम जो रेफर कर सकते हैं फ्लो चार्ट को, कि फ्लो चार्ट किस तरह से चाहता है, किस तरह से फ्लो आना चाहिए, क्या वो फ्लो सही आ रहा है इस कोडिंग के बाद। तो ये हम जो है टेस्टिंग में भी रेफर कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट को। तो सिस्टमैटिक टेस्टिंग के लिए भी हमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस फ्लो चार्ट यूज़ करने का। कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग है, आप एल्गोरिथम लिख लीजिए, एल्गोरिथम के बाद आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू चाहिए, तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट छोटा मोटा तो अभी हमने चाय बनाने का बना लिया, लेकिन बड़े अगर आपको फॉर एग्जांपल जो है बड़े हमारे पास SBI वगैरह जो है बड़े बड़े बैंक है, या मैंने काम किया था अमेरिकन एक्सप्रेस जो अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, तो वहाँ पे अगर आपने उसका जो है फ्लो चार्ट बनाना है, उसका जो उसमें जो फ्लो चलता है, किस तरह से काम होता है, उसका अगर आप देखेंगे ना फ्लो चार्ट, वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा पेज पे बनता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेबरस भी है, उसको बहुत मेहनत लगती है ड्रा करने में, हर एक फिगर को अपने ड्रा करना है एक एक करके, ठीक है। फॉर सिंपल मॉडिफिकेशन रीड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट इज रिक्वायर्ड। देखें, अगर आपने छोटी सी मॉडिफिकेशन भी करनी है, उसके लिए आपने पूरे फ्लो चार्ट को नए सिरे से ही बनाना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं एक इनपुट ऐड करना मुझे भूल गया था कि मिल्क मुझे यहाँ पे इनपुट में ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे मैं भूल गया, इसलिए इस पूरे फ्लो चार्ट को मुझे दोबारा से नए सिरे से बनाना है। तो ये रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है ना, ये बड़ा जो है बर्डन होता है, ठीक है। तो फॉर सिंपल मॉडिफिकेशन इज रीड्राइंग ऑफ फ्लो चार्टिंग इज रिक्वायर्ड। अगर छोटी मोटी भी मॉडिफिकेशन हो, तो उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको पूरे सिरे से ही फ्लो चार्ट को दोबारा बनाना पड़ता है। ये और एक और लिमिटेशन है इसकी। नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिटेल इज रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे कोई बार, कोई स्केल नहीं बताई गई है कि कितने स्टेप्स आपने ऐड करने हैं, इसमें कितने स्टेप्स मेंशन करने हैं। आप या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी हमने इनपुट लिखा, हमने एक ही साथ किया ऐड शुगर, टी लीव्स एंड वाटर, हमने एक साथ ऐड किया। हमें कहीं नहीं मेंशन किया जाता है कि आप कितने स्टेप्स में इसको लिखें। हम इसको 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, एक में हम वाटर और टी लीव्स ऐड कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ये भी तरीका रह सकता है कि दूसरे स्टेप में हम क्या करें, शुगर ऐड करें, या हमारे पास ये भी तरीका हो सकता है 3 चीज़ों को अलग अलग ऐड करें, या हमारे पास ये भी तरीका होता है कि फ्लो चार्ट में हम एक ही
जो है एक ही बॉक्स में तीनों चीज़ें मेंशन करें। ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कौन कौन से डिटेल्स ऐड करने चाहिए। ये क्लियर इमेज हमारे पास नहीं है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये था एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जिसके बारे में आप परेशान हो रहे थे। तो इसके साथ ही आपका एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट का जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम मूव करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि किस कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। और अगर आपको लगे कि नहीं हमें इस चीज़ के बारे में और जानना है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाए। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे नहीं आपको मेंशन किया है, ठीक है। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रख लीजिएगा। टेक केयर, बाय।